मॉर्निंग। आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है हज्जाम मनसुख राम। हज्जाम मनसुख राम इधर थोड़ा मिजाजी हज्जाम हो गए थे। पहले अपने पिता और दादा की तरह वे भी पेटी लिए घूमते थे। सैलून जैसी कोई चीज खोलने लायक पैसे जुटा ही नहीं पाते थे। 3 पीढ़ियों तक दादा तो कचहरी एरिया में एक पेड़ के नीचे बोरी बिछाए मुवक्किलों की मूछें और नाक कान के बाल कतरते कतरते संसार चले गए। पिता दोपहर को कचहरी में अपने बाप की बोरी वाली गद्दी पर संभालते और सुबह शाम मोहल्ले में घूमते रहते। जिसने आवाज मारी वहीं पहुंच गए और किसी भी गंदी नाली के बगल में बैठ गए। बाल बनवाने वाले बोरी या चटाई के टुकड़े पर, ये नंगी जमीन पर बाल बना रहे हैं। उस तरह से सफा चट कर रहे थे, निहन्नी से नाखून काट रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। अपनी या अपने हुनर की कमबख्त कोई इज्जत ही नहीं थी। मनसुख राम को अपने काम की ऐसी बेइज्जती जमती नहीं थी, पर क्या करते, बेचैनी से घूमते रहते कि एक बार एक कांस्टेबल के बाल बनाने का मौका मिल गया। कांस्टेबल की ड्यूटी एसपी, जिन्हें कप्तान साहब कहते थे, कोठी पर थे। अब मनसुख राम कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे। उन्होंने तरकीब भांप ली। अफसर की कोठी पर ड्यूटी करने वाले चपरासी से दोस्ती गांठी और फिर कोठी अपने हाथ में। साहब की कटिंग, शेप, चंपी, साहब के बाल, लोगों की कटिंग, कोठी के पिछवाड़े बरामदे में या जबूतरे पर कुर्सी में बिठाकर काम। चारों तरफ घूमते, पेड़, खुली हवा, पैसे भी जो मिलना तो बाजार के रेट से बहुत ज्यादा। हर कोठी अपनी इज्जत का ख्याल करके देती थी। मनसुख राम को बोलने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ रुपए लेकर सलाम करना, बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना होता। जिस टाइम बुलाया जाए उसी टाइम पहुंचना, एकदम साफ कपड़े, साफ पेटी लेकर जाना और कटिंग के बीच साहब से चटकदार जायके वाली बढ़िया बढ़िया बातचीत करना। बातचीत में खास ध्यान रखना होता था, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, बात का हर टुकड़ा मीठा निकले, साहब की तारीफ होती चले। मनसुख राम ने ये तीनों मंत्र सिद्ध कर लिए थे। वह खुद लकालक कपड़ों से रहता, पेटी एकदम चमचमाती और साहबों के उड़ाने का कपड़ा एकदम ताजा, धोबी का धुला। चौथी चीज जो अपनी तरफ से मनसुख राम ने जोड़ ली थी वह थी चपरासी की कोठी में ड्यूटी हो उसे साधे रहो। वह साहब और मैम साहब से मनसुख राम की तारीफ करता रहे। जल्दी ही मनसुख राम के हाथ में कोठियां आ गई। मनसुख राम को अब इधर उधर काम करने की जरूरत नहीं थी। शहर के 8-10 ऐसे कलेक्टर साहब, कप्तान साहब, सिविल सर्जन साहब, जज साहब, इंजीनियर साहब, यही काफी थे। इन्हीं का काम करते करते मनसुख अब जमीन से 1.5 अंगुल ऊपर चलने लगा। वह खुद को स्टेटस वाला हज्जाम महसूस करता था, सिर्फ क्लास 1 अफसरों का हज्जाम। भाई अब देखिए कि फर्स्ट क्लास के नीचे से तो मैं कोई सिर पकड़ता ही नहीं, वह अक्सर कहता सुनाई देता था। एक दिन सवेरे सवेरे कप्तान साहब का चपरासी कोठी पर 8 बजे पहुंचने को कह गया। साहब दौरे पर जा रहे थे, कटिंग कराकर नहाएंगे और 9 बजे जीप से निकल जाएंगे। कप्तान साहब के चपरासी के जाने में कोई आधा घंटे बाद भी डीआईजी पुलिस का चपरासी आया और कोठी पर फौरन पहुंचने को कहा। डीआईजी शहर में हुए नए तैनात थे। मनसुख का उनके यहाँ पहले कभी जाने का मौका नहीं पड़ा था। देखो भैया, अभी तो हम निकलते हैं कप्तान साहब की कोठी के लिए। वहाँ 8 बजे की तलब की गई है। वहां से फारिग होते हम डीआईजी साहब के यहाँ पहुंच जाएंगे। मनसुख राम ने कहा, कितने बजे? अब ये क्या बताएं, कप्तान साहब की कोठी का मामला ठहरा, 9 बज जाएं, 10 बज जाएं, बाकी ये पक्का है कि फारिग होते ही सीधे आपके साहब के दरबार में हाजिर हो जाएंगे। ऐसा करो, पहले यहाँ निपटा लो, पीछे कप्तान साहब के यहाँ चले जाना।
हमारे साहब को सिर्फ दाढ़ी बनवानी है। अरे आप तो सोचने समझने वाले आदमी दिखते हैं, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। कप्तान साहब ने बुलाया है, और कोई नहीं। कप्तान साहब, फिर मैं कहीं और जा सकता हूँ। आप भी मजाक करते हैं। मैं फारिग होते ही पहुंच जाऊंगा, सीधा पहुंचूंगा। डीआईजी साहब के सिपाही की बुद्धि पर तरस खाते हुए मनसुख राम कप्तान साहब की कोठी पर तेज तेज कदमों से चल दिया। समय हो रहा था। कप्तान साहब की कोठी से फुर्सत पाकर मनसुख राम सीधे डीआईजी साहब के यहाँ कोठी पर पहुंचे। जो सिपाही उन्हें संदेश देने आया था, उसे देखकर मनसुख राम ने अपनी मुस्कान उसकी तरफ फेंकी। कहा कि वे सीधे आए हैं, ना घर गए, ना रास्ते में कहीं रुके। सिपाही का चेहरा कुछ अजीब ढंग से सख्त बना रहा। बड़े ही ठंडे स्वर में उसने सिर्फ इतना कहा कि वह भीतर डीआईजी साहब को खबर किए देता है कि मनसुख राम हज्जाम तशरीफ ले आए हैं। मनसुख राम की बुलाहट बंगले के पिछवाड़े में हुई। वही सिपाही साथ साथ में चला। पीछे के बरामदे पर मनसुख राम खड़ा था कि साहब बरामदे में आए। मनसुख राम ने फौरन झुककर सलाम किया, फिर नजरें उठाई तो देखा साहब आग बबूला है। क्यों बे, तू इतना बड़ा आदमी है कि हम तेरा इंतजार करते बैठे रहे? डीआईजी साहब हुड़के। सरकार, कप्तान साहब के यहाँ तलब हुई थी, वहां से सीधे आ रहा हूँ। कप्तान के यहाँ तू पहले जाएगा, हमारे यहाँ बाद में? क्यों? मनसुख राम चुप रहा। सिपाही की तरह उसका यह साहब भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझता कि शहर के बड़े अफसर तो दो ही हैं, एक कलेक्टर, दूसरे कप्तान साहब। कप्तान साहब की कोठी पुरानी जरूर है, पर कितने लंबे चौड़े अहाते में फैली है। कहाँ यह डीआईजी का बंगला नया बना है, पर जमीन कप्तान की कोठी की आधी भी नहीं होगी। कप्तान साहब की कोठी के पिछवाड़े धान और गेहूं की खेती होती है। ट्रैक्टर चलता है, मोर घूमते हैं, गाय चलती है। इस बंगले में सिर्फ बगीचा है, छोटे छोटे पेड़, फूलों की क्यारियां, बस। राम अवतार, इस चक्कर को समझाओ कि जब हमारा संदेशा पहुंचे सीधे इधर आना है। इसके सिर पर जो कप्तान साहब का भूत चढ़ा है, उसे 10 जूते मारकर उतार दो। इसके पहले कि मनसुख राम कुछ समझ पाते, उसके सिर पर जूते तड़ातड़ बजने लगे। राम अवतार मार रहा था। डीआईजी साहब बरामदे में खड़े देख रहे थे। मनसुख राम सिर्फ किसी न किसी तरह बचाव करता रहा, पर राम अवतार पूरे 10 जूते मारकर ही रुका। अब भेजे में चढ़ा तुम्हारे कि कप्तान बड़े हैं या हम? अगले इतवार को ठीक 8 बजे आ जाना, आज हम नहा चुके हैं। राम अवतार मनसुख राम को बाहर ले आया। बताया कि जैसे कप्तान साहब के लिए डीएसपी साहब, वैसे डीआईजी साहब के लिए कप्तान साहब। मनसुख राम पेटी बगल में दबाए लौटे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा चाह रहा था। साहब लोगों के बाल बनाते बनाते वे भी अपने आप को स्टेटस का आदमी समझने लगे थे। आज वह सारा मान धूल में मिल गया। मनसुख राम की औकात क्या थी, यह राम अवतार के जूतों ने बता दिया। इन अफसरों की दुनिया बहुत ही सक्रिय है। कभी और कहीं भी ऊंचा नीचा हो सकता है। किसी अफसर के यहाँ थोड़ा देर से छूटे और दूसरे के यहाँ थोड़ी देर में पहुंचे, या कि नहीं मालूम कप्तान बड़े हैं कि डीआईजी, तो बस लगाओ जूते साले मनसुख राम को। कहाँ से ये बड़े हैं ये अफसर लोग जो सिर्फ जूता चप्पल की भाषा की बात करते हैं? मनसुख राम को तब कचहरी में 4 कदम भर एक जमीन का छोटा चौकटा याद आ रहा था, जहां उसके दादा और पिता बोरी बिछाकर बैठते थे। साधारण लोगों के बाल काटकर अपनी रोजी कमाते हैं। मनसुख राम ने वहीं बैठना शुरू कर दिया। ओके, बाय।